साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल के लिए आपका अपना पुराना साथी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, आज अपना देश दो तरह का उत्सव मना रहा है। एक वो राजकीय पर्व जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जिस वक्त आपके बीच में हमारा ये एपिसोड आज का आ रहा है, उस समय गणतंत्र दिवस का समापन समारोह दिल्ली में मनाया जाना है। 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजपथ पे गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। साथियों, आप लोगों को एक दूसरे पर्व की बात बता दें। हिंदुस्तान इस समय एक लोकतांत्रिक पर्व मना रहा है। एक ऐसा लोकतांत्रिक पर्व जिसको मनाना एक लोकतांत्रिक देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है। साथियों, हिंदुस्तान इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के माध्यम से अपने लोकतांत्रिक पर्व का पूरा निर्वाह कर रहा है। इन राज्यों में आप जहां भी जाएं, कहीं भी विकास के मुद्दे पे बात हो रही है, कहीं सरकार की नाकामियों के मुद्दे पे बात हो रही है, कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात हो रही है। साथियों, सत्ता के पक्ष में जो लोग अपना विचार रख रहे हैं वो तो सत्ता के पक्ष का हो गया। सत्ता के विरोध में पक्ष रखने वालों का मैं एक कारण ये मानता हूं कि उन्होंने जो भी जिस राजनीतिक दल की कहीं भी सत्ता रही हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस सत्ता पक्ष से मतदाताओं के एक वर्ग ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं रखी थी। उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी कि ये सरकार जो आई है ये उनके विचारों पर, उनके मानक पे खरी उतरेगी, और शायद सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां रही हों जिसके कारण वो उनके मानक पे खरे ना उतरे हों। इस कारण वो सत्ता के विरोध में हैं। लेकिन जो सत्ता के विरोध में शुरू से बैठे हैं, या यूं कहूं कि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं, या यूं कहूं कि सत्ता की जो कमियां हैं सिर्फ उन कमियों को ही गिनना उनका काम है, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल मैं 2 कारण मानता हूं कि जो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से खुश नहीं रहते उनके लिए। एक तो अपराधी का राजनीतिकरण, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हालांकि अभी आप लोगों ने देखा भी है, टीवी पे, अखबारों के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर काफ़ी गंभीरता से अपना काम किया है, और उसने रोक लगाने के उद्देश्य से कुछ आदेश भी पारित किए हैं, और सभी राजनीतिक दलों से ये कहा है कि अगर इस आदेश पर अमल नहीं किया गया तो इसको सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि कोई भी अपराधी, चाहे वो बलात्कार का शिकार दोषी हो, चाहे वो हत्या का दोषी हो, चाहे वो डकैतों के गिरोह से मिला हो, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई भी पार्टी अगर अपने चुनाव निशान से राजनीति में उतारती है तो ये प्रक्रिया अपराधी का राजनीतिकरण कहलाता है। इसमें राजनीतिक दल ये तर्क देते हैं कि फला व्यक्ति पर अभी किसी तरह के आरोप सिद्ध नहीं हुए, लेकिन अगर वही अपराधी व्यक्ति मतदाता पर अपना रौब दिखा करके, अपने गुंडों के माध्यम से ज़बरदस्ती मतदान करवा करके अगर वो व्यक्ति सत्ता पर काबिज होता है, और 5 साल के बाद जब वही राजनीतिक दल उस अपराधी को दोबारा टिकट नहीं देती और वो अपराधी विधायक किसी दूसरे पार्टी में शामिल होकर के विधायक बन जाता है, तो इसको सभी पार्टियों के द्वारा
अपराधी का राजनीतिकरण कहते हैं। ये एक भ्रष्टाचार का दूसरी तरह का मुद्दा है और सबसे अहम मुद्दा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक वो मुद्दा है कि जिसके दोषी तो केवल राजनीतिक लोग ही होते हैं, सांसद और विधायक ही होते हैं, लेकिन उसका खामियाजा गांव में रहने वाले एक एक मतदाता को, एक एक नागरिक को उठाना पड़ता है। आप ये सोचिए, आज हिंदुस्तान में 4120 विधायक हैं। आज हिंदुस्तान में कुल 797 सांसद हैं। जी हाँ, 547 सांसद लोकसभा के और 250 सांसद राज्यसभा के। इन कुल सांसदों और विधायकों को उस क्षेत्र की, अपने अपने क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से विधायक और सांसद निधि भी मिलती है। मेरे विचार से कि सबसे बड़ा अगर राजनीति का कोई दोष है तो वो ये इन विधायकों और सांसदों को मिलने वाली जो विधायक विकास निधि है ये होती है। कारण 5 करोड़ रुपया प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए मिलता है और लगभग 1 से 2 लाख 2.5 लाख रुपया अलग अलग भत्तों के नाम पे, तनख्वाहों के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे एक एक सांसद उठाता है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव के वक्त करोड़ों रुपए दे करके टिकट खरीदे जाते हैं। उसका केवल और केवल एक मकसद रहता है, यदि हम जीत के किसी भी तरह से सांसद बन गए तो 5 करोड़ रुपया तो विकास निधि का मिलेगा। अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए जो भी हमें काम मिलेगा उस पर कमीशन मिलेगा। इस तरह से जो एक लाल फीताशाही चलेगी, इस तरह से जो एक भ्रष्टाचार की एक जड़ें फैलेंगी और हम अगर आज 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए दे करके टिकट पा रहे हैं तो हमको 5 साल में 5 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए तो खाली विकास निधि का मिलेगा। तो हम क्यों ना भ्रष्टाचार के माध्यम से राजनीति में जाएं, अपराधीकरण के माध्यम से राजनीति में जाएं और राजनीति में जाकर के सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके अपने क्षेत्र की जनता को परोक्ष रूप से ठगे। उसका दुष्परिणाम क्या होगा? उसका दुष्परिणाम ये होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई भत्ता बढ़ेगा और साथ ही साथ मूलभूत जरूरी चीजें जो हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें हमारी महंगी होंगी। और जब ये चीजें महंगी होंगी तो उसका सीधे से सीधा असर हमारे देश की मासूम जनता पर पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ट्रेन में पड़ने वाले टिकट पे पड़ेगा, बसों में पड़ने वाले किराए पे पड़ेगा। और तो और छोड़िए, हमारे जो नन्हे मुन्ने बालक जो आज इस दुनिया में आकर के, हिंदुस्तान में आके अपना पहला कदम रख रहे हैं, वो कर्ज में डूबे हुए होंगे। तो आप साथियों से एक सीधा सा एक निवेदन है, एक गुजारिश है कि जब कभी भी आप अपने अपने क्षेत्र में वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हों तो पहली बात तो ये देखें कि किस राजनीतिक दल ने अब किसी भी जगह से कितने भी भ्रष्ट नेताओं को टिकट दिया है, कितने अपराधियों को टिकट दिया। अगर आपके दरवाजे पर कोई ऐसा व्यक्ति वोट मांगने आ रहा है जो किसी भी जुर्म में मुजरिम घोषित किया गया है, भले ही वो जमानत पे छूटा हुआ व्यक्ति हो, भले ही उसको बलपूर्वक किसी भी तरह से उसको जेल की सलाखों के बाहर रखा गया हो, और आज वो या उसके बंदे आपके दरवाजे पर वोट मांगने आ रहे हैं, तो आप स्पष्ट रूप से उनको मना कर दें कि वो आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। जी हाँ, एक नहीं कई ऐसे व्यक्ति सामने आए हुए हैं। मैं किसी का नाम लेकर के व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसे व्यक्तियों ने राजनीति में प्रवेश किए हैं जिनका संपूर्ण जीवन केवल अपराधियों, गुंडों और डकैतों के बीच में निकला हो। एक तरीका। दूसरा तरीका, हमको उन नेताओं की संपत्ति पर भी जांच
कि मांग उठानी चाहिए। हमको आरटीआई के माध्यम से ऐसे नेताओं के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए जिन नेताओं को राजनीति में प्रवेश करते समय उनके आर्थिक हालात कुछ और थे और राजनीति में प्रवेश करने के बाद उनके आर्थिक हालात आज कुछ और हो गए। जी, कई नेता ऐसे हैं जो राजनीति में आने से पहले साइकिलों पर चलते थे और टिकट पाने से लेकर के मंत्री बनने के बीच में उनके पास कितने प्रकार की विदेशी गाड़ियां हैं, कितने प्रकार की अकूत संपत्ति है, इस बात का ब्यौरा उनके पास भी नहीं है। तो आज चूंकि कुछ दिनों के बाद मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उस उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी जहां पर पहले चरण के वोट पड़ने हैं, उन क्षेत्र के मतदाताओं से मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है कि वो केवल और केवल पहले 2 मुद्दों पर विशेष ध्यान दें कि भ्रष्टाचार में कितने उनके उम्मीदवार लिप्त हैं और अपराधी का राजनीतिकरण कितने राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। और एक सबसे अहम मुद्दा, वोट देने से पहले हमको ये देखना है कि हमारे बीच सामने जितने भी उम्मीदवार आज की तारीख में आ रहे हैं, हमको जिनमें से एक व्यक्ति को चुनना है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, वो कितना पढ़े हैं, क्या वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो जो काम करने जा रहे हैं, जिस काम के लिए उनको जनता चुनने जा रही है या वो जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं, क्या वो इस लायक हैं कि खाली पुलों के टेंडर मिल जाएंगे, बालू के ठेके मिल जाएंगे या कुछ एक शराब के ठेके मिल जाएंगे। क्या इन उद्देश्यों को सामने रख करके कोई भी व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करेगा? क्या कोई भी व्यक्ति केवल इन बातों को सामने रख करके राजनीति में प्रवेश कर सकता है कि हमको कितने करोड़ रुपए की विकास निधि मिलेगी, हमको कितने लाख के भत्ते मिलेंगे? हमको एक इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे जितने भी भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व सांसद हैं, क्या ये लोग किसी भी सरकारी फंड का इस्तेमाल करते हैं? मिसाली बात, इनको अलग, जिस राज्य के भी ये विधायक रहते हैं, उस राज्य की राज्य सरकारें इनको अपने अपने राज्य सड़क परिवहन निगम की रोडवेज की बसों के पास देती है। क्या आप ये देख के बता सकते हैं इसमें से कितने पूर्व विधायक बसों में यात्रा करते हैं या वर्तमान विधायक कितने बसों में यात्रा करते हैं? कितने लाख के कूपन रेल पास के रूप में ये लोग पाते हैं और कितने लाख के कूपन इनके गुर्गे, इनके चेले चपाड़ी प्रयोग करते हैं? हम आज के एपिसोड के माध्यम से एक छोटा सा मुद्दा भ्रष्टाचार का उठाना चाह रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर को सामने रख करके हम और आप अपने अगली सरकार का चयन करें। कोई सरकार में आता है, सत्ता में आता है तो सरकारी कार्यालयों की संपत्तियां उठा लेके चला जाता है। किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगता है कि जिस व्यक्ति का अपना परिवार नहीं है वो हमारे प्रदेश की सरकार को, हमारे प्रदेश की जनता को एक अपने सरकार के परिवार के रूप में लेकर के कैसे चलेगा। या किसी पर आरोप लगता है कि ये व्यक्ति तो केवल एक जात बिरादरी की सरकार चलाना चाहते हैं, ये व्यक्ति तो केवल एक धर्म की सरकार चलाना चाहते हैं। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में आने दिया जाना चाहिए? आपको और हमको चयन करते समय किस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम किस सरकार के कार्यकाल में कितने सुरक्षित हैं। हम सन 47 में आज़ाद हुए, सन 47 से लेकर के 5-5 साल की हर सरकार के कार्यकाल को मद्देनजर रखें और प्रत्येक सरकार के कार्यकाल में हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कितने असुरक्षित किस सरकार के कार्यकाल में रहे। असुरक्षित सरकारों के कार्यकाल को हम लोग निकाल दें और जो सुरक्षित सरकार के कार्यकाल हैं उनमें से अच्छी सरकारों के विकल्प अपने आप ढूंढ लेंगे।
जी हाँ साथियों, हमको मतदान करते समय केवल अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं, अपने आने वाले बच्चों की ज़िंदगी के बारे में भी विचार करना होगा कि किस सरकार, अगली सरकार जो आएगी उसमें हमारे बच्चे कितने सुरक्षित होंगे, हम कितने धार्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे, हम कितने सामाजिक रूप में स्वतंत्र होंगे, हम कितने आर्थिक रूप में स्वतंत्र होंगे। इन बातों पर विचार करके हम और आप चलेंगे, लोकतांत्रिक पर्व मनाएंगे, मिल के मनाएंगे, कोरोना से बचते हुए मनाएंगे, मास्क लगा करके वोट डालने के लिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। काटो।